नमस्कार दोस्तों, मैं वितुल शर्मा आप सभी का स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं यूपीएसआई की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका पार्ट 18 सेट 18 आज हम डिस्कस करेंगे। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, और जो टेलीग्राम अकाउंट है यहीं पर आपको इन लेक्चर्स की PDF अवेलेबल करा दी जाती है। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है आपको ये बता रहा है कि भाई आपसे कहा गया भाई कुछ 6 बेल्स हैं जिसमें से पहली वाली जो है 4 सेकंड के, दूसरी 8 सेकंड, फिर 10, 12, 18 और 20 सेकंड के इंटरवल पर वो बजती है। तो आपको बताना है आफ्टर स्टार्टिंग रिंगिंग टुगेदर, यदि वो पहली बार एक साथ बजा दी जाती हैं, सारी एक साथ बजे, तो फिर उसने पूछा हाउ मेनी टाइम विल दे रिंग टुगेदर इन 30 मिनट, 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी, ये आपसे पूछा गया है। तो भाई आपको क्या करना होगा कि पहली बेल ऐसी है जो हर 4 सेकंड के बाद बजती है, दूसरी ऐसी है जो 8 सेकंड के बाद बजती है, तीसरी ऐसी है जो 10 सेकंड के बाद बजती है, फिर नेक्स्ट है 12 सेकंड के बाद, फिर 18 सेकंड एंड 20 सेकंड, ऐसा ही कुछ है। तो हमें क्या करना होगा, इन सब का एलसीएम लेना होगा। इन सब का क्या ले लेंगे भाई? एलसीएम ले लेंगे। क्लियर है? अब इन सब का एलसीएम क्या होगा जरा उसको समझते हैं। देखिए जल्दी करने का तरीका क्या है, एक तो मुझे दिखाई दे रहा है भाई, जैसे ये है 4 है, 8 है, 10 है, 12 है और 20। यदि मैं इनकी बात करता हूं, अभी मैंने 18 छोड़ दिया है, इनकी बात करता हूं तो इन सब का देखो 10 और 20 का एलसीएम 20 ही बनेगा। क्लियर है? इन सब का जो एलसीएम बन जाता है वो बन जाता है 120 इनका, इसका 4, 8, 10, 12 और 20 का 120। क्लियर है? और 120 और 18 का एलसीएम जो बन जाता है वो बनता है भाई 360। तो इन सभी का जो एलसीएम है वो 360 है। क्लियर है? और 360 सेकंड का मीनिंग ये हो जाता है 6 मिनट। 6 मिनट तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि हर 6 मिनट के बाद ये एक साथ बजेंगी, हर 6 मिनट के बाद ये एक साथ बजेंगी। क्लियर है? और जब हर 6 मिनट के बाद एक साथ बज रही है तो 30 सेकंड में कितनी बार बजेंगी? 30 बाई कितना? 30 बाई कितना भाई? 6, और 30 बाई 6 इट मीन्स 5 बार, तो 5 टाइम्स वो एक साथ बजेंगी। तो करेक्ट आंसर इज 5 टाइम्स। 30 मिनट में वो 5 बार एक साथ बजेंगे। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आई? चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट ये कहता है भी एक्स और वाई, ध्यान दीजिएगा भी, एक्स और वाई कैन सेपरेटली डू द वर्क इन 12 डेज एंड 10 डेज रेस्पेक्टिवली। कहने का मीनिंग ये है एक्स जो है वो किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, वाई जो है उसी काम को कितने दिन में भाई? 10 दिन में कर सकता है। अब उन्होंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ जेड की हेल्प से एक्स वाई जेड तीनों ने एक साथ काम किया, उस काम को 5 ही दिन में खत्म कर दिया। इट मीन्स यदि एक्स, वाई और जेड यदि ये तीनों मिलकर काम करें तो ये उस काम को 5 ही दिन में खत्म कर देते हैं। तो आपसे पूछा है यदि उन्हें टोटल वेजेस मिलती है भाई 6000 रुपीज टोटल वेजेस मिलती है, तो इस 6000 में से जेड को कितना मिलेगा ये हमें बताना है। 6000 में से जेड को कितना मिलेगा? तो एक बात बताओ भाई, तीनों ने मिलकर 5 दिन में किया, तो यदि मैं केवल जेड का 1 डे वर्क निकालूं भाई, जेड कितना काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है, और तीनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं, तो उतना ही पार्ट उसको मिलेगा। तो यहां से देखते हैं भाई, इनका हम क्या लेते हैं भाई? एलसीएम। इनका एलसीएम हमारा आ जाएगा भाई 60। तो मान लेते हैं टोटल 60 यूनिट वर्क है। एक्स जो है वो 12 दिन में 60 यूनिट, तो एक दिन में कितना भाई? 5 यूनिट। अब यहां से वाई जो है वो 10 दिन में 60, तो एक दिन में कितना भाई? 6 यूनिट। इसी तरह तीनों मिलकर 5 दिन में 60, तो एक दिन में 12 यूनिट। अब यहां से देखिए एक्स जो है, एक्स का एक दिन का काम हुआ भाई 5, वाई का एक दिन का काम हुआ 6, 6 5 11, तो जेड का कितना हो जाएगा? 1, तभी तो टोटल 12 बनेगा। अब हमें ये पता चल गया कि तीनों मिलकर एक दिन में 12 यूनिट काम करते हैं, लेकिन उस 12 यूनिट में जेड का जो हिस्सा है वो 1 यूनिट है। तो इसका मीनिंग इसी रेशो के अकॉर्डिंग उसे पैसे भी मिलेंगे। तो टोटल पैसे थे हमारे पास भाई 6000 रुपीज, ठीक है।
उसका कौन सा पार्ट भाई, 1/12 पार्ट। तो इसका मीनिंग यहाँ पर 500 रुपये किसे मिलेंगे भाई, z को 500 रुपये मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर इज 500 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये है भाई, उसने क्या कहा, हेयर डाई इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग रेड एंड येलो कलर। भाई एक डाई है और जिसको रेड और येलो कलर से प्रिपेयर किया गया है, और इन दोनों को किस रेशो में, इन द रेशो 2:5। तो भाई दो तरह की डाई है, एक रेड कलर की है और एक येलो कलर की है। अब इनको जो मिक्स किया गया किस रेशो में, 2:5 के रेशो में मिक्स किया। किस रेशो में मिक्स किया, 2:5 के रेशो में मिक्स किया। अब हुआ क्या, हुआ ये कि इसने कहा कि मेरी रेड कलर की जो डाई है यदि मैं उसको 25% बढ़ा दूं, 25% बढ़ा दूं, तो आपसे ये पूछा है व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ येलो कलर इन द रिजल्टिंग डाई। जो रिजल्टिंग डाई बनेगी उसमें येलो कलर की परसेंटेज कितनी होगी, ये आपको बताना है। अब एक काम करो, चलो भाई ये जो नंबर्स है ना थोड़ा सा सही बना लो, इट मीन्स कैलकुलेशन आसान हो जाए। यदि मैं इसको 20 और 50 लिख दूं कोई फर्क पड़ेगा, रेशो तो अभी भी वही है। अब उसने कहा रेड कलर की डाई को हमने 25% इंक्रीज किया। 25% का मीनिंग होता है 1/4, 1/4 इंक्रीज किया। इसका 1/4 कितना आ जाएगा, इसका 1/4 हो जाएगा भाई 5, 5 बढ़ा दिया तो इसका मीनिंग ये हो गई 25, और ये हमारी है कितना भाई 50 ही है। तो टोटल कितना है भाई 75। लेकिन इस 75 में, बात को ध्यान समझना, इस 75 में जो येलो कलर है, येलो कलर की जो डाई है वो कितनी है 50, तो उसकी परसेंटेज निकालनी है। तो 50 अपॉन में 75 इंटू कितना भाई 100। 25 से ये 2 बार, 25 से ये 3 बार, तो यहां से कितना आ गया भाई 200 अपॉन में 3, 200 अपॉन में 3, और इसको हम लिख सकते हैं कितना भाई 66.67%। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि उसकी जो परसेंटेज होगी वो 66.67% हो जाएगी। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहा है 110 by x of 42 by 5 इक्वल टू 840, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखिए भाई ऑफ का मीनिंग सभी को पता है भाई, ऑफ का मीनिंग होता है भाई मल्टीप्लाई। तो 110 अपॉन में x इंटू 42 by 5 इक्वल टू कितना 840। क्लियर है ना? अब यहां से x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हो जाएगी 110 इंटू 42 अपॉन में कितना भाई 840 और इंटू कितना भाई 5। ये बात क्लियर, किसी को डाउट तो नहीं है? अब यहां से कैंसिल हो रहा है भाई, ये 0 से 0, ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो आंसर क्या आया भाई 11/10 इज द करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर इज x की जो वैल्यू होगी वो 11/10 हो जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या है, आपको एक भाई 10 कैंडिडेट हैं, उनके एक एग्ज़ाम हुआ, टेस्ट हुआ, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ, और उसमें जो उनके मार्क्स आए हैं, उसका जो स्कोर आए हैं वो डाटा में दिया हुआ है, और आपसे पूछा इसका मोड क्या होगा, इसका मोड क्या होगा, इस डाटा का मोड क्या होगा। अब देखो इस डाटा में एक बात सोचो भाई, यदि जल्दी करना है वहाँ पर, वैसे तो कई बार क्या होता है डाटा बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो वहाँ पर जो जो नंबर आ रहा है इस डाटा में उसको लिख लेते हैं। ये बता रहा हूँ, यहाँ से तो वैसे पता ही चल रहा है, यहाँ से आपको पता ही चल रहा है कि इसका मोड क्या है। वैसे आपको याद है भाई मोड क्या होता है, भाई मोड होता है जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो। इट मीन्स ऐसा डाटा में ऐसा नंबर जो बहुत ज़्यादा बार आया हो, जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। अब यदि आप यहाँ पर 3 को देखें, 3 दिखाई दे रहा है, 7 है, 8 है, 6 है, 5 है और 4 है और 9 है, यही आपके पास नंबर है। अब 3 कितनी बार दिखाई दे रहा है, एक बार, 1 टाइम आया। 7 कितनी बार दिखाई दे रहा है, 1 टाइम। 8 कितनी बार दिखाई दे रहा है, 1 टाइम। 6 कितनी बार दिखाई दे रहा है, देखो 6 यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, कितनी बार भाई 3 टाइम्स, 3 टाइम्स।
ठीक है ना। 5 कितनी बार है, 1 2 2 टाइम्स है। 4 कितनी बार है, 1 टाइम्स है। और 9 भी कितनी बार है भाई, 1 टाइम्स है। ठीक है, अब यहां से देखो कौन सी ऐसी डिजिट है जो सबसे ज्यादा बार आई है। आप कहेंगे सर 6 है, 6 सबसे ज्यादा बार आई है, तो इसका मीनिंग इसका जो मोड होगा वो 6 ही होगा। तो करेक्ट आंसर है 6 इज द करेक्ट आंसर। तो भाई आप लोग ऐसे लिख लिया करें। वैसे तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि एक दिखाई दे रहा था, केवल 6 ही ऐसा है जो रिपीट हुआ है, बाकी कोई भी रिपीट नहीं हो रहा था। ठीक है ना। 5 है, बस एक 5 को मान लीजिए और एक 6 को मान लीजिए। 5 2 टाइम रिपीट हुआ है और 6 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं भाई, इसने क्या कहा कि 11.96 इंटू 11.96 प्लस 11.96 इंटू वाई प्लस 0.04 इंटू 0.04 विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर। एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, पूर्ण वर्ग होगा, इफ y इज इक्वल टू, y की वैल्यू क्या होगी। तो एक बात समझो कि भी यहां ये इसका स्क्वायर नजर आ रहा है, ये इसका स्क्वायर नजर आ रहा है ना। तो यहां से बस थोड़ा सा आप दिमाग लगा दीजिए क्या कि भी देखिए ये कहीं ना कहीं एक परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि सारी जगह प्लस है। तो ये लिखा मैंने 11.96 का होल स्क्वायर ये रहा, प्लस 0.04 का स्क्वायर ये रहा। अब प्लस यहां से देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूं भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 11.96 और बी हमें नहीं पता है भाई, बी नहीं पता है। क्लियर। मान लेते बी हमारा है यहां पर 0.04, यहां पर 0.04 है, बी की वैल्यू कितनी है 0.04। अब देखो एक बात समझो, हमें निकालना क्या है y। अब ये जो डाटा है ये इसकी जगह उसने क्या लिखा, उसने लिखा 11.96 इंटू वाई, यही तो लिखा इंटू वाई। और ये किसके बराबर होगा, क्योंकि ये तो 2xy का काम कर रहा है, ये किसके बराबर होगा 11.96 इंटू 2 इंटू 0.04। अब इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 0.08 जो होगी वो y की वैल्यू आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर इज 0.08 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, पक्का भाई, समझ में आती है चीजें। चलिए नेक्स्ट क्या है जरा उसको समझिए भी। इसने क्या कहा भाई, शिवा इन्वेस्टेड 2000 रुपीज ईच एट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन डे फॉर 3 ईयर। भाई उसने, शिवा ने क्या किया, 2000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से और 2000 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से उसने 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है भाई 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है भाई 6% है। अब उसने पूछा क्या है कि भाई बताइए कि 3 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट जो रिसीव होगा उनका डिफरेंस क्या होगा, ये आपसे पूछा है। उनका डिफरेंस क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। अब आप एक बात बताइए, ये फॉर्मूला आपको याद भी होगा 3 साल के लिए फॉर 3 ईयर, 3 साल के लिए डिफरेंस का फॉर्मूला हुआ करता है CI माइनस SI इक्वल टू होता है PR स्क्वायर और फिर 300 प्लस R अपॉन में 100 का क्यूब, ये हुआ करता है। अब यहां से हमें डिफरेंस ही तो फाइंड करना है, डिफरेंस हमें फाइंड करना है। प्रिंसिपल हमें पता है भाई कितना है 2000 रुपीज है। R कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमें कितनी भाई 6% की दी है, तो 6 इंटू 6 R स्क्वायर था। और यहाँ पर 300 प्लस R, इट मीन्स इसको मैं लिख देता हूँ 306, क्योंकि R की वैल्यू 6 है, 300 में जोड़ेंगे तो 306 आ जाएगा, 306 अपॉन में 100 का क्यूब, इट मीन्स 100 इंटू 100 इंटू 100। यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये वाला कैंसिल। क्लियर है बात है, पक्का। तो यहाँ से अब आप इनकी प्रोडक्ट कर दीजिए भी, 6 इंटू 2 दैट इज यहाँ पर आया भाई 72
इंटू 306 अपॉन में कितना भाई 1000, अपॉन में कितना भाई 1000। यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी भाई 22। कितना आ जाएगा भाई 22। तो करेक्ट आंसर इज 22 इज द करेक्ट आंसर। 22.0 समथिंग आएगा, और इसको जो यहाँ से केवल जो हम लेंगे वो कितना, क्योंकि वहाँ पर एग्जैक्ट नंबर दिए हैं तो 22 आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसकी तरफ हम देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है ए पेयर ऑफ अनबेस्ड डाइस इज थ्रोन। भाई डाइस को एक दो डाइस थ्रो किए गए हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर अपीयर ऑन देम इज फाउंड टू बी 5। भाई उन डाइस के ऊपर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उनका जो सम है वो 5 आना चाहिए, ये हमें बताना है। उनका सम कितना आना चाहिए 5। अब एक बात बताइए, एक डाइस में कहां से कहां तक नंबर लिखे होते हैं? एक डाइस में लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6। अब हमें निकालना क्या है कितने हमारे पास, दो डाइस है तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में नीचे क्या आता है हमेशा, टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स, और जब टोटल आउटकम हमें निकालना है तो टोटल आउटकम कितने होंगे भाई, एक डाइस में कितने हैं ऑप्शन होते हैं भाई 6, और हमने कितने थ्रो किए 2, तो 6 की पावर 2। क्लियर है? 6 की पावर 2। क्लियर? अब रही बात, ऊपर हमेशा लिखते हैं फेवरेबल आउटकम्स जो हमें चाहिए। हम ये चाहते हैं कि दोनों डाइस हैं उन पर जो नंबर्स आए उनका सम 5 आना चाहिए। तो 5 कैसे कैसे आ सकता है भाई, एक तो आ सकता है भाई 1 और 4 लिखा हो, या 4 1 आए, पहले पर 1 दूसरे पर 4, या पहले पर 4 दूसरे पर 1। और क्या आ सकता है, पहले पर 2 दूसरे पर 3, या पहले पर 3 दूसरे पर 2, ये भी आ सकता है। क्या इसके अलावा कोई और केस बनेगा? नहीं बनेगा। तो ऊपर आगे भी 4, तो 4 अपॉन में कितना भाई 36, 4 अपॉन में 36 दैट इज 1/9, 1/9। क्लियर है? तो 4 अपॉन में 36 ही यहाँ पर दिया हुआ है। आप इसको आगे सॉल्व करके 1/9 भी कर सकते हैं, ये रहा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए x² प्लस 146 का होल स्क्वायर इक्वल टू 232 का स्क्वायर माइनस 52 स्क्वायर माइनस 45468, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। देखो भाई यहां से इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो x² प्लस इसका होल स्क्वायर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा 21316 इक्वल टू, और 232 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 53824 माइनस 52 का स्क्वायर यदि मैं करता हूं तो कितना आता है 2704, और माइनस कितना भाई 5468। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं तो x² प्लस 21316 इक्वल टू, इसको इसमें से इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 8 12 ये और 2, तो ये आएगा भाई 2, और यहाँ से आगे भी 5 6 और 5 4 ये आ जाएगा। अब ये x² की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे तो x² कितना आ जाएगा 45652 माइनस 21316 ये आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो 6 आ गया, यहाँ पर आ गया भाई 3, फिर 3 आ जाएगा, यहाँ पर आया भी हमारे पास 4 और 2, ये x² की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी √24336, और ये किसका होता है अभी 156 का। तो करेक्ट आंसर जो बन के आ जाएगा वो 156 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है। अगला देखिए, उसने कहा कि 3 मोबाइल फोन और एक वॉकमैन कितने का है भाई 80,000 का। 3 मोबाइल फोन
और एक वॉकमैन कितने का है? 80,000 रुपीज का है। उसने कहा कि 5 मोबाइल और 2 वॉकमैन, वो हैं कितने के भी? 15,000 रुपीज के। तो आपसे पूछा है प्राइस ऑफ 1 मोबाइल, 15,000 नहीं, 1,50,000। तो आपसे पूछा है कि भी फाइंड द प्राइस ऑफ 1 मोबाइल, तो एक मोबाइल फ़ोन की प्राइस कितनी होगी ये हमें बताना है। अब देखो, यदि मैं इस इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो कोई 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6m प्लस 2w इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? 1,60,000। अब यहां से ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल आउट हुआ, तो m इक्वल टू कितना आ जाता है भाई? m इक्वल टू आ जाता है 10,000। तो करेक्ट आंसर, एक मोबाइल का जो प्राइस होगा वो 10,000 रुपये एक मोबाइल का प्राइस हो जाएगा। तो एक मोबाइल का प्राइस होगा 10,000 रुपये। क्लियर है? चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इसने कहा कि 21 अक्टूबर को यदि संडे है, ईयर हमें दिया नहीं है, सेम ईयर की बात होगी फिर तो, क्योंकि ईयर कोई डिफरेंट ईयर तो है नहीं, सेम ईयर की बात होगी, तभी उसने ईयर की को मेंशन नहीं किया है। उसने कहा 21 अक्टूबर को क्या है भाई? संडे है। तो आपको बताना है 21 नवंबर को क्या होगा, 21 नवंबर को कौन सा दिन होगा, ये हमें बताना है। अब आप एक बात समझिए, ध्यान से समझना भाई, 21 अक्टूबर से 21 नवंबर तक कितने दिन होते हैं? पहले तो ये देखते हैं अक्टूबर में कितने दिन होते हैं। आप कहेंगे सर 31, अक्टूबर 31 दिनों का होता है, और ये कौन सी अक्टूबर है? ये है 21 अक्टूबर है। तो 10 डेज तो अक्टूबर के हैं, 10 डेज तो हमारे पास अक्टूबर के बचे हैं। और ये नवंबर की कौन सी तारीख है? 21, तो 21 डेज किस में अभी? नवंबर में बचे हैं, नवंबर के 21 डेज हैं। तो टोटल डेज कितने आ गए भाई? 31 डेज आ गए, 31 दिन। तो यहां से यहां तक 31 दिन का डिफरेंस है, 31 दिन। क्लियर? अब 31 में ऑड डेज कितने बनेंगे? यदि आप 31 को 7 से भाग देंगे, 31 को 31 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 चौक 28, तो कितना रिमाइंडर बचा भाई? 3। तो इसका मीनिंग 3 डेज एक्स्ट्रा होंगे। तो 3 दिन आगे बढ़ जाइए, 3 दिन आगे बढ़ेंगे, इसमें +3 करेंगे, तो +3 करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा भाई? वेडनेसडे। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 21 नवंबर को क्या होगा? वेडनेसडे होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। इसने कहा एक स्कूल में 560 स्टूडेंट हैं, जिनमें से बॉयज की एवरेज है भाई 12 और गर्ल्स की एवरेज है 11 ईयर्स, और सभी की मिलाकर जो एवरेज है 11 ईयर 9 मंथ्स है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल? स्कूल में कितनी लड़कियां हैं? देखो भाई, बॉयज और गर्ल्स और कंबाइन करके भी हमें पता है, तो हम एलिगेशन लगा देते हैं। हम क्या लगा देते हैं भाई? एलिगेशन। अब देखो, बॉयज की जो एवरेज है वो कितने है भाई? 12 ईयर्स है। बॉयज कितना? 12। गर्ल्स की कितनी है भाई? 11 ईयर्स है। और मिलाकर दोनों की कितने? 11 ईयर 9 मंथ। तो 11 ईयर प्लस 9 मंथ। 9 मंथ का मीनिंग क्या है? 9 मंथ जो पूरे साल का कौन सा हिस्सा होता है भाई? पूरे साल का हिस्सा होता है। पूरे साल में 12 महीने होते हैं, तो इसका मीनिंग 3/4 पार्ट होता है। ठीक है, तो 11 3/4। 11 3/4। क्या ये बात समझ में आती है? 11 3/4। अब देखो, इसमें से इसको माइनस कीजिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा भाई? 1/4। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 3/4। यहाँ से ये कैंसिल, तो रेशो आ गया भाई हमारा 3:1 का रेशो हो गया। 3:1 का रेशो आ गया। अब 3:1 क्या बता रहा है कि यदि 3 बॉयज हैं तो 1 क्या है? गर्ल्स है। तो टोटल कितने हो गए भाई? 4 हो गए। लेकिन एक्चुअल में कितने हैं भाई? 560 है। एक्चुअल में कितना है भाई? 560 है। 560 है, 560 है। तो कितने टाइम्स है भाई? 140 टाइम्स। तो इसका भी 140 टाइम्स हमसे पूछा गया नंबर ऑफ गर्ल्स, तो 1 का 140 टाइम्स यदि हम करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 140। तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो होंगी वो कितने होंगी? 140 गर्ल्स होंगी। तो करेक्ट आंसर इज 140 इज द करेक्ट आंसर।
तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है? 140 है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है हरी कैन डू 25% ऑफ ए सर्टेन वर्क इन 5 days। हरी किसी काम का 25% 5 दिन में कर सकता है। इन हाउ मेनी डेज विल ही टेक इन डूइंग 20 times बिगर वर्क। ठीक है ना, तो उस काम का 20 गुना करने में उसे कितने दिन लगेंगे? एक बात बताओ भाई, 25% करता है कोई काम है, उसका 25% 5 दिन में करता है, ठीक है ना, तो 100% कितने दिन में करेगा? वो करेगा भाई 20 दिन में, 20 days में। हाँ या ना? कितने दिन में भी? 20 दिन में। 25% 5 दिन में करता है तो 100% करेगा भाई 20 दिन में। ये तो बात सभी को पता है। अब उसने कहा इसका 20 गुना काम। अरे भाई 20 गुना काम कर रहे हैं तो डेज भी 20 गुना हो जाएंगे, तो 20 गुना काम तो इसका मीनिंग 20 गुना दिन हो जाएंगे, तो 20 टाइम्स, तो इसका मीनिंग 400 डेज में वो इसका 20 टाइम्स वो काम को कर जाएगा। तो राइट आंसर इज 400 डेज। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अब देखिए इसने क्या कहा, द नंबर ऑफ एप्पल, ऑरेंज एंड मैंगोज इन द रेशियो 5:7:8 रेस्पेक्टिवली। भाई हमारे पास एप्पल हैं, ऑरेंज हैं और मैंगो है, और किस रेशो में है? 5:7:8 की रेशो में है। क्लियर है? अब इसने कहा द फ्रूट सेलर इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रूट्स बाय 40, 50 एंड 75%। अब ऐसा केस कभी भी कहे ना कि रेशो दिया हो और आपको कहे कि ये चीज़ इंक्रीज कर दी, इतना % इंक्रीज की, तो इन नंबर्स को चेंज कर लिया करो। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 50, 70, 80, बात तो एक ही है। अब यदि आप इसको 40% इंक्रीज करेंगे, इसका 40% कितना होगा? आप कहेंगे सर इसका 40% हो जाएगा 20, इसका 40% कितना हो जाएगा? 20 इंक्रीज हो जाएगा तो दैट इज 70। अब इसका कितना % भाई? इनका 50%, इसका 50% कितना हो जाएगा? 35, जैसे इसका हाफ 35 इंक्रीज हुआ तो हो गया भाई 105 हो गया ये। और ये वाला 75%, इसका 75% का मीनिंग होता है भाई 3/4, इसका 3/4 होगा 60 इंक्रीज किया, तो यदि मैं 60 ऐड करता हूं तो 140 आ गया। अब हमसे पूछे अब क्या रेशो होगा, तो अब हो गया भाई 70, 105 और 140। तो इनका जो रेशो दिखाई दे रहा है वो रेशो हुआ भाई कितना? 35 दूनी 70, 35 दिया 105 और 35 चौका 140। तो रेशो आया 2:3:4 का रेशो हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज 2:3:4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है इतनी बात? 2:3:4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहा कि बाय वॉकिंग 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड रमेश गेट लेट बाय 20 मिनट्स। उसने कहा यदि रमेश जो है अपनी यूजुअल स्पीड जिससे डेली हम जाते हैं उसके 3/4 पार्ट से जाता है, तो वो घर पहुंचने में 20 मिनट लेट हो जाता है। तो आपसे पूछा है यूजुअल टाइम टेकन बाय रमेश टू रीच हिज होम, तो अपने घर पहुंचने में उसे यूजुअल टाइम कितना लगेगा? अब देखो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो आप एक काम कीजिए भाई, स्पीड और ये टाइम इनका रेशो यदि मैं लिख लूँ तो बात बन जाएगी। अब कैसे? देखो यहाँ पर यूजुअल स्पीड, अब यूजुअल स्पीड क्या माने? डिनोमिनेटर क्या लिखा है भाई? आप कहेंगे सर डिनोमिनेटर में लिखा है 4, जो भी डिनोमिनेटर हो उसकी यूजुअल स्पीड मान लीजिए, मान लेते हैं यूजुअल स्पीड है उसकी 4। क्लियर है? अब लेकिन तो भाई वो यूजुअल स्पीड से तो नहीं जा रहा है, वो यूजुअल स्पीड के इट मीन्स 4 के कितने पार्ट से? 3/4 पार्ट से वो जा रहा है। तो इसका मीनिंग स्पीड हो गई 4 से 3, स्पीड हो गई 4 से 3, तो टाइम हो जाएगा 3 से 4। टाइम क्या हो जाएगा भाई? 3 से 4। अब 3 से 4 क्या बता रहे हैं कि जिस डिस्टेंस को वह पहले 3 मिनट में कवर किया करता था, अब उसी डिस्टेंस को वो 4 मिनट में कवर कर रहा है। क्योंकि ये वाला जो लॉजिक है ना, स्पीड और टाइम का इन्वर्स रिलेशन होता है, ये तभी लगेगा जब डिस्टेंस सेम हो। अब डिस्टेंस उस कंडीशन में सेम थी, तो स्पीड हो गई 4 से 3, तो टाइम हो गया 3 से 4। इसका मीनिंग ये, यदि वो पहले 3 मिनट में पहुंचा था तो अब 4 मिनट में पहुंचा है, तो लेट कितना है? आप कहेंगे सर 1 मिनट लेट है, 1 मिनट लेट है, लेकिन एक्चुअल में वो वहां पर कितना मिनट लेट था? 20 मिनट। तो 1 का 20 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? आप कहेंगे सर 20 से, तो इसका भी 20 टाइम्स कर दीजिए, क्योंकि हमें निकालना है यूजुअल टाइम
और ये यूजुअल वाला ही पार्ट था, ये यूजुअल स्पीड है तो ये यूजुअल टाइम था, तो इसका 20 टाइम्स यदि मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा 60, तो करेक्ट आंसर इज 60। तो 60 मिनट जो होगा 60 मिनट उसका यूजुअल टाइम हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा समझते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा क्या है जरा उसको समझिए। अगले क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 80% ऑफ 30 एंड 4/5 ऑफ 25। उसने कहा 80% ऑफ 30 का 80% और 4/5 ऑफ 25। अब एक बात बताओ भाई, यहां से समझिए 80% का मीनिंग क्या होता है? 80% का मीनिंग भी तो 4/5 होता है। 80% का मीनिंग क्या होता है भाई? 4/5। सिंपल सी बात है, क्लियर है? 80% का मीनिंग क्या होता है भाई? 4/5 होता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 30 इंटू 4/5 और डिफरेंस निकालना है तो -25 इंटू 4/5। अब इनमें से कॉमन क्या आ जाएगा? 4/5 कॉमन आया तो अंदर आ गया भाई 30 माइनस 25। तो यहां से और सॉल्व कीजिए तो 4 इंटू 5 अपॉन में कितना भाई 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर इज 4। तो उसका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा भाई? 4 का डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर है? तो इनका जो अंतर होगा वो कितने का होगा? 4 का अंतर हो जाएगा। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। देखो लिखा क्या है 0.232323 एंड सोन ऐसे लिखा है। तो इसको तो भैया ऐसे ये भी तो लिख सकते हैं 0.23 के ऊपर बार, ये लिख सकते हैं। और जब हम 0.23 के ऊपर मैंने बार लिखा, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में यदि मुझे लिखना है तो कितना आ जाएगा? फ्रैक्शन की फॉर्म में यदि लिखना है तो देखो जल्दी लिखने का तरीका क्या है, पॉइंट के बाद ये देखो कितने डिजिट के ऊपर बार है। यहाँ पर ये हमारा पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार है? आप कहेंगे सर 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो 2 बार 9। ऊपर जो लिखना है वो डिजिट कौन सी है जिनके ऊपर बार है, वो डिजिट कौन सी है जिनके ऊपर बार है? तो आप कहेंगे सर वो डिजिट है हमारी 23। तो इसका जो फ्रैक्शन बनता है 23 अपॉन में 99 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इसने कहा ए वॉच इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 16%। उसने कहा एक घड़ी को 16% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है। अब उसने कहा इट हैड इफ द वॉच हैड बीन बोट एट 10% लेस, यदि घड़ी को 10% सस्ता खरीदे एंड सोल्ड एट 14% लेस और उसे 14 रुपये कम करके बेचें, देयर वुड हैव बीन ए प्रॉफिट ऑफ 25%। तो तब हमें 25% का प्रॉफिट होता है, तब हमें 25% का प्रॉफिट होता है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच, वॉच का कॉस्ट प्राइस क्या होगा ये हमें बताना है। देखिए भाई हम ऐसा मान लेते हैं सीपी और एसपी। तो देखो पहले जो घड़ी बेची जाती थी 16% के प्रॉफिट पर बेची जाती थी, तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस है कितना 100 रुपये, तो 116 में वो बेचा करता था। ये चीज हुआ। अब हुआ क्या कि इस बार उसे 10% सस्ता खरीदने को मिली। 10% सस्ता, तो पहले तो 100 का खरीदता था, अब 10% कम। 10% कम तो कहने का मीनिंग 100 का 10% 10 होता है, 10 रुपये कम, तो 90 रुपये में उसने खरीद ली। लेकिन अब उसके बाद उसने क्या किया कि उसने कहा भी उसे बेचा 14 रुपये कम करके। तो यहाँ पर गलती से भी 14 रुपीज़ कम मत करना। क्यों? क्योंकि हम अभी तक एक तरीके से रेशो का परसेंटेज का यूज़ करते जा रहे हैं, तो केवल जहाँ जहाँ परसेंटेज है उसका यूज़ करते हैं। तो देखो जैसे ही हम 14 रुपीज़ कम करके बेचते हैं तो हमें 25% का क्या होता है प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट होगा 25% का वो किसके ऊपर होगा? 90 के। अब 90 का 25% कितना होता है? 22.5%। 22.5। 90 का 25% कितना होता है? 22.5, 22.5। अब यदि मैं इसको इसमें ऐड कर दूं, क्योंकि इतने का प्रॉफिट हुआ है, तो कितना आएगा? 112 रुपये 50 पैसे। 112 रुपये 50 पैसे। अब यहां से देखिए कितने रुपए कम हुए। आप कहेंगे सर 3.5 रुपये कम हुए, 3.5 रुपीज़ कम हुए। कितने कम हुए? 3.5 रुपीज़ कम हुए। लेकिन क्वेश्चन में हमने कितना कम किया था? 14 रुपीज़ कम किया था। तो कितना गुना हुआ? यहां से देखो भाई, यहाँ पर तो 3.5 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है? 14। तो कितना टाइम्स हो रहा है अभी? 14 जो है इसका 4 टाइम्स है।
और हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था उसका कॉस्ट प्राइस। तो 100 का 4 टाइम्स यदि मैं करूंगा तो 100 का भी 4 टाइम्स करेंगे, तो इसका 4 टाइम्स यदि करेंगे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो 100 था ना, तो 100 का 4 टाइम्स करेंगे तो 400। तो इसका मीनिंग उसका जो मूल्य था, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस जो था वो 400 रुपये था। तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना था, 400 रुपये। क्लियर है ये चीज़ें। तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा हमेशा परसेंटेज जहाँ दिए हैं उन्हीं का यूज आपको करते रहना है। क्लियर। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है भाई, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच होता है और रन रेट पर आवर ऑफ इंडिया इन फर्स्ट 20 आवर इज 7। भाई पहले 20 ओवर तक इंडिया का जो एवरेज चल रहा था वो 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से चल रहा था। यदि इंडिया को टारगेट बनाना है 425 रन का, ठीक है ना, लेकिन कितने ओवर में, 45 ओवर में, तो आपको बताना है व्हाट मैक्सिमम एवरेज रन रेट शुड इंडिया मेंटेन नाउ। तो अब उसे कितना मेंटेन करना होगा, इट मींस एवरेज कितना रखना होगा, ये हमें बताना है। पहली चीज एक छोटी सी बात बताओ भाई, 20 ओवर में 7 के हिसाब से 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से उसने बनाए, तो 20 ओवर में टोटल रन कितने हो जाएंगे। आप कहेंगे भाई एक ओवर में 7, तो 20 में कितना भी 140, 140 रन बना दिए भाई। 20 ओवर में कितने रन बना दिए भाई, 140। लेकिन हमें 45 ओवर में, टोटल 45 ओवर में कितने रन चाहिए, 45 ओवर में कितने रन चाहिए भाई, 425, इतने रन चाहिए। तो इसका मीनिंग ये जो हमारे पास 25 ओवर बचे उसमें कितने रन बनाने होंगे, 25 ओवर में हमें कितने रन बनाने होंगे भाई, 425 में से माइनस कर दो कितना भाई, 140 हम माइनस कर दे भाई, बाकी तो रन बनाने होंगे। 5 में से 0, 5 आ गया, 12 में से 4 तो कितना भाई 8, और 3 में से 1 तो 2। इसका मीनिंग 285 रन हमें बनाने होंगे कितने ओवर में भी, 25 ओवर में 285 रन बनाने होंगे। तो एवरेज पर आवर का एवरेज रन पर आवर कितना हो जाएगा, 285 अपॉन में कितना भाई 25। तो यहाँ से 5 से इसको कैंसिल किया, 5 से 5 बार, 5 से 5 पंजे 25, 5 7 35, फिर इसको 5 से करेंगे तो 11 पॉइंट कितना भाई 4, 11.4। तो राइट आंसर इज 11.4 इज द करेक्ट आंसर। तो अब जो बाकी के 25 ओवर हैं, अब टीम को 11 पॉइंट पर आवर के हिसाब से रन बनाने होंगे यदि उसको टारगेट बनाना है 425 रन का। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए ट्रेन रन्स एट 24 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट 10 आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 6 आवर, व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या होगी, ये आपसे पूछा है भाई। पहले तो ये बताओ, ये जो एवरेज स्पीड होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होती है भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कैसे, देखो एक बात बताओ, पहले 10 घंटे कितने की स्पीड से, 24 की स्पीड से, 24 की स्पीड से 10 घंटे हम चले तो कितने किलोमीटर चलेंगे भाई, 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर। फिर 60 की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने घंटे, 6 घंटे, तो कितने किलोमीटर भाई, यहाँ से 360 भाई, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 आवर से यदि हम चलते हैं तो 6 6 36, 360 किलोमीटर, ठीक है ना, 360 किलोमीटर अपॉन में टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना भाई, यहां पर 10 घंटे ये है, 6 ये है, तो 16 घंटे, 16 घंटे में, 16 घंटे में, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड यहां से आ जाएगी। एवरेज स्पीड टोटल कितनी आएगी, 600 अपॉन में कितना भी 16। तो यदि मैं 16 से डिवाइड करूंगा तो 4 से 4 चौक 16, 4 से ये कितनी बार भाई, 150 बार, ठीक है ना। इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो इसका आ जाएगा भाई 37.5, कितना आएगा भाई, 37.5 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए भाई, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। ये आपको आप
बताना है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, जरा उसको समझ लीजिए। ए इंटरसेक्शन, सॉरी चलिए, इंटरसेक्शन पूछा है भाई, एक यूनिवर्सल सेट है यू जिसके अंदर कितने एलिमेंट है भाई, 70 एलिमेंट है, और ए और बी जो है उसके सबसेट है, किसके, यू के सबसेट है। और एन ए, इट मीन्स एन ए क्या बताता है कि ए सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है 20 और बी सेट के अंदर है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 30, और ए इंटरसेक्शन बी, देखो इसने ये हमें दिया है, ये वाला ए इंटरसेक्शन बी है, वो कितना है अभी 10 है। तो आपको बताना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में कितने नंबर, इट मीन्स कितने एलिमेंट होंगे, ये आपको बताना है। तो सबसे पहली चीज तो आप ये बताओ भाई मुझे, आप क्या एन ए यूनियन बी फाइंड कर सकते हैं? एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यही तो होता है। तो एन ए कितना है हमारा, एन ए है हमारा कितना भाई, वो है 20, फिर एन बी है भाई 30 माइनस कितना भाई 10, तो यहाँ पर बनता है भाई 40। ये बात समझ में आती है? यहाँ पर कितना आ गया भाई 40 आ गया, ये बात क्लियर है। अब हमें निकालना क्या है कि एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमें निकालना है। तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। एन यू का मीनिंग है यूनिवर्सल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट है हमारे 70, और ए यूनियन बी में है कितने भी 40, अभी ऊपर फाइंड किया था, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई 30। अब कुछ बच्चे होंगे कि सर ये चीज़ें नहीं समझ में आई, तो मैं समझा देता हूँ। पहली चीज़ समझो, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना। अब सबसे पहले उसने कहा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मीनिंग समझते हो, ये ए है और ये बी है, तो ये जो मिलाकर ये पार्ट और ये पार्ट मिलाकर ये पूरा क्या है, ए यूनियन बी है। तो इस ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, देखो इसने कहा था इसमें 20 है, इसमें 30 है और 10 कॉमन है, तो 10 कॉमन है, तो इन दोनों के सम में से ये 10 हटा दो, क्योंकि 10 दो बार काउंट हो गया, यहां पर भी काउंट हो गया, ए के साथ भी बी के साथ भी। तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हुए, ए यूनियन बी में एलिमेंट हुए कितने भाई 40 हुए। क्लियर है? अब रही बात समझ में आया? अब हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग है कि इस ए को छोड़ के जो बाकी पार्ट है, और बी कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग है बी को छोड़ के बाकी जो पार्ट है। अब उसका इंटरसेक्शन, उसमें कॉमन कौन सा आएगा भाई, वो पार्ट तो यही होगा ना, ये वाला पार्ट कॉमन होगा, ये पार्ट कॉमन होगा, जो मैंने शेडेड किया है ये तो पार्ट कॉमन होगा। अब यहाँ पर यू में से ये पूरा हमारा यूनिवर्सल सेट था, उस यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट थे वो थे हमारे 70, उसमें से हम यदि ये वाले यूनियन वाले हटा दें, और यूनियन में कितने आए थे हमारे 40, तो 70 माइनस 40 दैट इज 30 इज द करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई 30 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आगे क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा कि भाई हमारे पास दो वैरायटी हैं वीट की, एक 60 रुपीज़ पर केजी की, एक 85 रुपीज़ पर केजी की। अब उसने क्या कहा भाई, उनके मिक्सचर को बेचा गया 84 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, तो तब हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, 20% का प्रॉफिट होता है। तो आपको बताना है दोनों वैरायटी को किस रेशो में हमने मिलाया था। तो भाई दो वैरायटी है, एक है फर्स्ट और दूसरी है सेकंड वैरायटी। क्लियर है ना, एक फर्स्ट है और दूसरी सेकंड है। फर्स्ट वैरायटी का जो रेट है कितना है भाई 60 रुपीज़ पर केजी, 60 रुपीज़ पर केजी, और सेकंड वैरायटी का है 85 रुपीज़ पर केजी, 85 रुपीज़ पर केजी। अब इनको मिलाया, मिलाने के बाद जो मिक्सचर आया, मान लेते हैं उस मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस है x, ठीक है ना, लेकिन उस मिक्सचर को बेचा हमने किस रेट पर, 84 पर, और इस रेट पर बेचने पर हमें 20% का प्रॉफिट होता है। तो इसका मीनिंग x का 120%, x का 120% वो किसके बराबर है, 84 के।
वो किसके बराबर है 84 के। यहाँ से ये कैंसिल, ठीक है ना। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 84 इंटू 10 अपॉन में कितना भाई 12, ऐसा ही कुछ आएगा। क्लियर है ना। अब यहाँ से और कैंसिल कर लेते भाई, इसको कैंसिल करें 12 72 62 84 तो 7 बार तो 70 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 70। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो मिक्सचर है उसका कॉस्ट प्राइस है 70 रुपीज़ पर के जी का, 70 रुपीज़ पर के जी का कॉस्ट प्राइस है। अब यहाँ से अब हमें दोनों में रेशो फाइंड करना है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई 15, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई 10। तो कितने का रेशो आया 3:2 का रेशो आ गया। तो करेक्ट आंसर इज 3:2 इज द करेक्ट आंसर। तो दोनों जो वैरायटी है उन वैरायटी को हम किस रेशो में मिलाएंगे भाई 3:2 के रेशो में हम मिला देंगे। क्लियर है। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा उसको समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 60। भाई 60 के कितने फैक्टर होंगे ये हमें बताना है। अब देखो नंबर ऑफ फैक्टर करने के लिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको ब्रेक कर लीजिए। 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 4 3 12 और 12 पंजे होता है भाई 60। तो ऐसे ही तो लिख सकते हो। तो 60 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब यहाँ पर हमें लिखना है भाई नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर। अब नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, जो भी इनकी पावर आई है ना, जो प्राइम फैक्टर की है इनकी जो पावर आई है पावर में +1 करके देन मल्टीप्लाई। यहां पर 2 की पावर कितनी आई है 2, 2 में +1 करेंगे तो 2 + 1 हो गया। इसमें +1 करेंगे तो 1 + 1 हुआ। इसमें +1 करेंगे तो 1 + 1 हुआ और देन मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां से 3 × 2 × 2 तो कितना है भाई 4 3 12। तो नंबर ऑफ फैक्टर जो होंगे वो कितने होंगे भाई 12 होंगे। तो उसके फैक्टर कितने होंगे 12 होंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब इसने हमसे ये कहा भाई 3 चॉकलेट बार ऑफ वेट 600 ग्राम 420 ग्राम एंड 780 ग्राम। भाई 3 चॉकलेट बार है, एक 600 ग्राम की, एक 420 ग्राम की, एक 780 ग्राम की। उनको कट किया इक्वल वेट के पीसेज में। इफ ए पर्सन गिव 2 सच पीसेज, और यदि एक आदमी को, एक व्यक्ति को 2 पीस दिए जाते हैं, इस तरह के 2 पीस दिए जाते हैं, तो आपको ये बताना है कि भाई कितने लोगों में ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। पीसेस जो है कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अब सबसे पहले काम आपको क्या करना है, इनका HCF लेना है। किसका HCF लेना है 600 ग्राम 420 ग्राम और 780। इट मीन्स क्योंकि इनको इक्वल नंबर ऑफ पीसेस, इट मीन्स इनको इक्वल वेट में हमने डिवाइड किया था ना, इक्वल वेट के पीसेस कट किए थे। तो इनका HCF ले लेंगे। इनका जो HCF आ जाएगा वो कितना होगा, इनका HCF आ जाएगा भाई 60। इनका HCF कितना होगा 60। क्लियर है। तो अब 60 आप कहेंगे सर इतने ऐसे इसको जल्दी से कैसे किया जा सकता है। आपको बस इतना करना है, जैसे एलसीएम फाइंड करते हैं ना, बिल्कुल वही आपको लॉजिक लगा देना। कैसे देखो, जैसे यहाँ पर 600 420 और 780 है, ठीक है ना। यदि मैं इसको 60 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे सर 10 बार जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे सर 7 बार जाएगा। ये कितनी बार जाएगा 13 बार जाएगा। अब क्या कोई ऐसा नंबर है जो 10, 7 और 13 को तीनों को डिवाइड करे, 1 के अलावा तो कोई और है नहीं। तो इसका मीनिंग इनका जो HCF आ गया वो 60 ही आ गया। यदि यहाँ पर कोई और नंबर होता उसको भी लिख लेते, उनकी प्रोडक्ट कर लेते, तो भी उसी तरीके से आपको चलना है। तो इनका HCF आ गया भाई 60। तो इसका मीनिंग जो एक पीस है, एक पीस जो है वो कितने ग्राम का है 60 ग्राम का है। अब एक बात बताओ, जो पहला चॉकलेट बार है वो 600 ग्राम का था और ये उसमें से 60 ग्राम के मैंने उसमें से पीसेस कट किए, तो कितने पीस आएंगे, आप कहेंगे सर 10 पीस आएंगे। भाई 600 ग्राम को 60 से डिवाइड किया तो 10 आ गया। इसी तरह 420 ग्राम है, 420 ग्राम का एक चॉकलेट बार है और उसमें से यदि मैं 60 ग्राम के पीसेस का चॉकलेट बार कट करूंगा, चॉकलेट पीसेस कट करूंगा, तो कितने पीस बनेंगे भाई 7।
और 780 ग्राम वाले में से इस चॉकलेट बार में से कितने पीस बनेंगे, इस तरह से 13। टोटल पीस कितने बने भाई, टोटल पीस हमारे बने भाई 30 पीस बने। लेकिन उसने कहा कि एक आदमी को 2 पीस दिए गए। अरे भाई एक आदमी को 2 पीस दिए गए तो यहाँ पर तो टोटल 30 पीसेज है, तो कितने आदमियों को दिए जाएंगे, 15। भाई जब 2 पीस दिए जा रहे हैं, 2 पीस दिए जा रहे हैं भाई, कितने 2 पीसेस दिए जा रहे हैं एक पर्सन को, ठीक है ना। तो यहां पर 30 पीस कितने पर्सन को दिए जाएंगे, देखो इंटू 15 हुआ ना, तो 15 टाइम्स, यहां पर भी इनका 15 टाइम्स। तो यहां पर आप देखिए भी 15 पर्सन को, 15 लोगों को वो पीसेस दिए जाएंगे। तो करेक्ट आंसर आएगा भी 15। तो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने काफ़ी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किए, और ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। तो भाई सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।